नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद एक नवीन सभ्यता जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं उसका जन्म होता है। इस वैदिक सभ्यता का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय मानते हैं। इस समय को हम वैदिक काल, वैदिक युग या वैदिक सभ्यता का समय भी कहते हैं। इस वैदिक सभ्यता के जन्मदाता आर्य लोग माने जाते हैं। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन, सभ्य या सुसंस्कृत। अब ये आर्य लोग कौन थे, इस प्रश्न पर बड़ा विवाद है। अलग अलग विद्वानों ने इतिहास, पुरातत्व, मानव शास्त्र, भाषा विज्ञान या अर्थ विज्ञान के आधार पर इस प्रश्न को हल करने का प्रयास किया है कि आर्य आखिर रहने वाले कहाँ के थे, इनका मूल निवास स्थान कहाँ पर था। ये भारत के थे या भारत में कहीं बाहर से आए थे। और इस प्रश्न को अलग अलग तर्कों और तथ्यों के आधार पर ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अधिकांश भारतीय इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, लेकिन बहुत सारे विदेशी साहित्यकार और विदेशी विद्वान ये अपने तर्क और तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, इनका आगमन भारत में बाहर से हुआ है। और उन्हीं कुछ तथ्यों के आधार पर हम इस वीडियो में ये समझने का प्रयास करेंगे कि आर्य आखिर थे कहाँ के, भारत के ही मूल निवासी थे या भारत से बाहर के। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्स मूलर की। मैक्स मूलर ने एक पुस्तक लिखी है भाषा विज्ञान पर भाषण, और उस भाषा विज्ञान पर भाषण पुस्तक के माध्यम से उन्होंने इसी भाषा के आधार पर ही ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्य लोग मध्य एशिया के रहने वाले थे। उनका ये मानना है कि पहले मध्य एशिया में जर्मनी, अफ़गानी, भारतीय, अंग्रेज ये सभी एक साथ इकट्ठे रहते थे, और वहाँ से फिर ये अलग अलग समूह में, अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग दिशाओं में गए हैं। और वो अपने तर्क भी प्रस्तुत करते हैं कि जैसे संस्कृत के जो वैदिक लोगों की भाषा मानी जाती है, उसके पितृ और मातृ शब्द की समानता वो अंग्रेजी के फादर और मदर से करते हैं। और उसी भारतीय भाषा परिवार के आधार पर मैक्स मूलर ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि आर्य लोग मुख्य रूप से मध्य एशिया के रहने वाले थे। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यों का ध्रुवी निवास में इनका मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश माना है। बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने ये तथ्य प्रस्तुत किया है, ये तर्क दिया है कि वैदिक साहित्य में 6-6 माह के दिन रात हैं, और वो 6-6 माह के दिन रात उनकी समानता वो उत्तरी ध्रुव के साथ जोड़ते हैं। वो ये बात मानते हैं कि वर्तमान में उत्तरी ध्रुव रहने लायक नहीं है, लेकिन उस समय उत्तरी ध्रुव की जलवायु बहुत ही अच्छी थी और ये आर्य लोग वहीं पर निवास करते थे। और ये वैदिक साहित्य में जो 6-6 माह के दिन रात का वर्णन किया गया है, उसी के आधार पर अपनी पुस्तक आर्यों के ध्रुवी निवास में ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश के रहने वाले थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश और भारतीय ऐतिहासिक परंपरा, इस पुस्तक के आधार पर, वेदों की रचना के आधार पर ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्य तिब्बत के रहने वाले थे, अर्थात ये भारत के मूल निवासी नहीं थे, ये तिब्बत प्रदेश के रहने वाले थे। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती दोनों ही भारतीय विद्वानों ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्य लोग भारत में बाहर से आए थे, ये भारत के मूल निवासी नहीं थे। अब हम बात करते हैं यूरोप की, कि बहुत सारे विद्वान ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ये यूरोप के रहने वाले थे, और यूरोपी के रहने वाले इस सिद्धांत का प्रतिपादन मुख्य रूप से फिलिपो सेसेटी, जिन्हें यूरोप के सिद्धांत का जनक माना जाता है आर्यों के बारे में, कि ये आर्य यूरोप के रहने वाले थे। फिलिपो सेसेटी और सर विलियम जोन्स दोनों ही इनको
यूरोप के अलग अलग देशों के होने का सिद्ध करते हैं। पी गाइल्स एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने इन आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी बताया है और वो अपने तर्क देते हैं कि वैदिक साहित्य में या वैदिक युग में जो भाषा, जो वृक्ष, जो वनस्पति या जिन पशु पक्षियों का वर्णन है वो सारे के सारे समानताएं हंगरी में भी मिलती है और वो इनकी तुलना या इनकी समानता हंगरी के साथ करते हैं कि वैदिक काल में जिन वनस्पतियों, जिन पशु पक्षियों का वर्णन मिलता है वो सारी की सारी हंगरी में भी पाई जाती हैं और उन्हीं के साथ वो समानता प्रस्तुत करते हैं और उसी के आधार पर वो ये मानते हैं कि इन लोगों का मूल निवास स्थान हंगरी था और वहीं से ये भारत में आकर रहने लगे थे। पेनका नाम के विद्वान भूरे बालों और इनके बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर आर्य लोगों की शारीरिक विशेषता के आधार पर इनका मूल निवास स्थान जर्मनी मानते हैं। उसी प्रकार मृत भांडों के आधार पर, मृत भांड से तात्पर्य है मिट्टी के बर्तनों के आधार पर, नेहरिंग इनका मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस मानते हैं कि आर्य लोगों के जो मृत भांड थे और दक्षिणी रूस के जो मृत भांड थे वो दोनों समान हैं और उन्हीं के आधार पर वो सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, उन्हीं मृत भांडों के आधार पर कि ये दक्षिणी रूस से भारत में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से होते हुए भारत में प्रवेश किया था। उसी प्रकार पुराने और बहुत ही परिष्कृत यंत्रों के आधार पर मच नामक विद्वान ने पश्चिमी बाल्टिक समुद्र तट को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। इस प्रकार बहुत सारे विदेशी विद्वानों ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है और भारतीय विद्वान बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने अपने तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वैदिक सभ्यता के जनक आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। अब हम बात करते हैं भारतीय विद्वानों की जिन्होंने आर्यों को भारत का ही होना सिद्ध किया है। अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद, इन्होंने आर्यों को सप्त सैंधव प्रदेश का मूल निवासी बताया है। सप्त सैंधव प्रदेश से तात्पर्य है 7 नदियों का प्रदेश, सिंधु, सतलज, झेलम, रावी, चिनाब, व्यास। इसके आसपास का जो प्रदेश है सप्त सैंधव प्रदेश, वो सप्त सैंधव प्रदेश ही आर्यों का मूल निवास स्थान था। वैदिक साहित्य में सप्त सैंधव प्रदेश का बहुत अधिक वर्णन हुआ है और उन्हीं के आधार पर ये सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं। पंडित गंगानाथ झा ये ब्रह्मर्षि प्रदेश को, ब्रह्मर्षि प्रदेश से तात्पर्य है थानेश्वर, पूर्वी राजस्थान, मथुरा, गंगा और यमुना की नदियों के बीच का जो भाग है, या कुरुक्षेत्र, पांचाल, मत्स्य, ये जो पुराने महाजनपद थे, सूरसेन, इनके आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को पंडित गंगानाथ झा आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं। डॉक्टर राजबली पांडे मध्य देश, हिमालय और विंध्याचल के बीच का जो भाग है, या यूँ कहें हम यमुना से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो मैदानी भाग है वो आर्यों का मूल निवास स्थान है। एल डी कल्ला कश्मीर को आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं और ये इसके लिए अलग अलग तर्क देते हैं। मतलब भारतीय इतिहासकारों ने अपने अलग तर्क दिए हैं कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। ये कहते हैं कि ऋग्वेद में भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों का ही वर्णन है बहुत अधिक मात्रा में। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों का ही केवल मात्र वर्णन है। यदि आर्य लोग भारत में बाहर से आए हुए होते तो उन क्षेत्रों का भी वर्णन मिलता। ये तर्क प्रस्तुत करते हैं भारतीय इतिहासकार। इसके अलावा सप्त सैंधव प्रदेश को ऋग्वेद में देवकृत योनि बताया गया है, जो इस क्षेत्र के प्रति उनकी आत्मीयता को दर्शाता है। देवों की भूमि बताया गया है, इसका मतलब ये लोग यहीं के रहने वाले थे और इनसे इनका बहुत अधिक आत्मीयता का भाव था कि ये आत्मीयता से इनकी बहुत ज़्यादा आत्मीयता थी और आत्मीयता तभी थी जब ये इस क्षेत्र के मूल निवासी थे, इनका जन्म स्थान यहीं था। इसके अलावा आर्यों की भाषा संस्कृत के विभिन्न शब्द भारतीय भाषाओं में ही प्रयुक्त हुए हैं, किसी दूसरे अन्य एशियाई देशों की भाषाओं में नहीं।
भारतीय साहित्यकार या विदे इतिहासकार ये भी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वैदिक युग की जो भाषा थी वैदिक संस्कृत, उसके अलग अलग शब्द अलग अलग अन्य दूसरी भारतीय भाषाओं में ही काम में लिए जाते हैं, ना कि किसी दूसरी एशियाई देशों की भाषाओं में। इसके अलावा ऋग्वेद में सरस्वती नदी के लिए नदी तमे या देवी तमे शब्द प्रयुक्त हुआ है, और जो 1900 ईसा पूर्व में विलुप्त हो चुकी थी, अतः आर्य इससे पूर्व ही यहाँ विद्यमान थे। ये सरस्वती नदी के विलुप्त होने का भी प्रमाण इस प्रकार देते हैं कि आर्य लोग भारत के ही रहने वाले थे। वो इस नदी के विलुप्त होने से पहले यहाँ पर उन नदी के विलुप्त होने से पहले से ही ये लोग यहाँ पर निवास कर रहे थे। अब इस बात का खंडन दूसरे विद्वानों द्वारा किया जाता है कि नहीं, सरस्वती नदी की जो विलुप्तता की तिथि है वो निश्चित नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा ऋग्वेद में अफगानिस्तान, ईरान और पश्चिमी उत्तर क्षेत्र प्रदेशों का ज़्यादा वर्णन है बजाय उत्तर पूर्व व दक्षिण भारत के। अगर आर्य भारत के ही मूल निवासी थे तो इन क्षेत्रों का अधिक वर्णन क्यों नहीं है? पश्चिमी उत्तरी जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान ईरान का जो क्षेत्र है, उन्हीं का ज़्यादा वर्णन क्यों है? उत्तर पूर्वी या दक्षिण, इनका ज़्यादा वर्णन क्यों नहीं है? इसके अलावा वो ये भी तर्क देते हैं कि पूर्व से ही समस्त विदेशी जातियों का भारत पर आक्रमण हुआ है। समस्त विदेशी जातियां उत्तर पश्चिमी दिशा से ही भारत में प्रवेश किया है, और आर्य भी इसी प्रक्रिया का एक अंग था। इसके अलावा संस्कृत भाषा पर द्रविड़ परिवार की भाषाओं का प्रभाव है। वो भी संस्कृत भाषा का खंडन करते हैं, जिस प्रकार से भारतीय विद्वानों ने ये बताया है कि आर्यों की भाषा संस्कृत के विभिन्न शब्द भारतीय भाषाओं में ही प्रयुक्त हुए हैं। उस बात का खंडन ये इस प्रकार करते हैं कि संस्कृत भाषा पर द्रविड़ परिवार की भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार भारतीय विद्वान इन्हें भारत के मूल निवासी बताने और सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, जबकि विदेशी विद्वान इन्हें विदेशी होने क्या या विदेशी करने का सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखें, सही दृष्टि से देखें, तो आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया ठहरता है, और अभी तक यही सर्वाधिक मान्य मत भी है। एशिया माइनर तुर्की में एक जगह है, वहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, बोगज कोई अभिलेख, और उस बोगज कोई अभिलेख में 4 वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इनका उल्लेख मिलता है, और इसी अभिलेख के आधार पर आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया होने के सिद्धांत की पुष्टि होती है। ये जो चारों वैदिक देवता हैं, इनका उल्लेख बोगजगोई अभिलेख एशिया माइनर जो टर्की या तुर्की में स्थित है, वहाँ पर इनका वर्णन किया गया है। इसी मध्य एशियाई सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था, और वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होने या चारागाह सूख जाने के कारण ये लोग वहाँ से प्रस्थान कर गए, और फिर धीरे धीरे चलते हुए ईरान पहुँचे, और वहाँ से ये 2 शाखाओं में बट गए। एक वे थे जो ईरान में रह गए, और दूसरे वे जो भारत की ओर आ गए। और सबसे पहले